नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता अगर हम देखें, लंबा होने के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार के लिए बड़े उतार चढ़ाव वाला रहा। लंबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 तारीख से यानी कि रविवार से ये हफ्ता शुरू हो गया था, जिस दिन बजट पेश हुआ था, और 6 दिन का ये हफ्ता था। शुक्रवार को 6 तारीख थी और 6 दिन की लंबा हफ्ता हमने देखा, इस भारतीय बाजार में बनता हुआ देखा, और ये बड़ा उतार चढ़ाव वाला हफ्ता था। पहले इवेंट्स देखिए क्या क्या थे। पहली तारीख को जैसे मैंने आपको कहा 2026 का बजट पेश हुआ था, उसके बाद बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके अगले दिन ही 2 फरवरी को शाम को बाजार बंद होने के बाद भारत यूएस ट्रेड डील की घोषणा होगी। उसका इम्पैक्ट इस तरह से दिखा कि 3 फरवरी को यानी कि उसके अगले दिन एफआईएस की ओर से 5,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी हुई। बाजार चला, रुपये में मजबूती आई 124 पैसे की। दिसंबर 2018 के बाद सबसे बड़ी मजबूती थी। तो 3 तारीख भी बहुत ज़्यादा एक्शन पैक थी। फिर 4 फरवरी की अगर आप बात करें तो आईटी सेक्टर के लिए खराब दिन था। मार्च 2020 के बाद आईटी सेक्टर में, आईटी इंडेक्स में सबसे बड़ी हमने गिरावट बनती हुई दिखी। 5 फरवरी को चांदी वाला पूरा इंपैक्ट आ गया। चांदी और चांदी से जुड़े जो ईटीएफ्स हैं उनमें फिर से एक बार हमने बड़ी गिरावट बनती हुई दिखी। तो बाजार का मूड माहौल फिर उसकी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा। 6 तारीख को यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आरबीआई की पॉलिसी बैठक का फैसला आया। दूसरी बार लगातार ऐसा हुआ जब आरबीआई ने ब्याज दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। एक सिल्वर लाइनिंग अगर थी तो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, जिसको पॉजिटिव साइड पर यानी कि ऊपर की ओर रिवाइज किया गया। इन सब इवेंट्स के बीच में बाजार ने बजट के दिन 24,571 का लो छुआ और ट्रेड डील के बाद जो उत्साह बना था उस दिन 26,341 का हाई भी छुआ, यानी कि 26,373 का जो ऑल टाइम हाई था उसके बेहद करीब हम पहुंच गए थे। पूरे हफ्ते में देखें 1750 अंकों से ज़्यादा का हमने स्विंग देखा। ऐसे में अब बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने का मौका आ गया है? सोने चांदी की उथल पुथल में कैसे रणनीति बनानी चाहिए? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ चोला सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च धर्मेश कांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। धर्मेश सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 सर। वेलकम टू मनी 9। गुड आफ्टरनून संदीप जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग फॉर द शो। सर, बहुत सारे इवेंट थे इस हफ्ते में। लंबा हफ्ता था और उतने ही लंबे चौड़े इवेंट्स वाली लिस्ट मैंने आपको बताई भी अभी। तो बजट से ही शुरुआत करते हैं, जहां से इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी। बजट वैसे देखा जाए सर, आप भी मानेंगे कि बजट नॉन इवेंट था। कोई ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं इस बार के बजट में। पता नहीं कहाँ से वित्त मंत्री जी ने एसटीटी को बढ़ाने का फैसला ले लिया, एफएनओ के ऊपर एसटीटी बढ़ा दिया और उससे पूरा मूड माहौल बिगड़ गया, बाजार का सेंटीमेंट ही बिगड़ गया। सर, वैसे तो 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो पूरे साल के लिए है। तो आपके व्यूज सर बजट को लेकर पहले, और आपको बजट कैसा लगा और उसका इम्पैक्ट फिर इकोनॉमी पर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल संदीप संदीप जी, देखिए सबसे पहली बात ये है कि बजट में जिस तरह से मैं बजट को देखता हूँ, एलोकेशन को कम देखता हूँ, स्पेंडिंग को ज़्यादा देखता हूँ। ठीक है। पिछले 2 साल से हमने ये देखा था कि जो स्पेंडिंग हो रही थी वो कम हो रही थी। अराउंड जो कैपेक्स अनाउंस करते थे 8-9% उसमें कम होता था। ग्रांट्स को और क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट करते हैं वहाँ 30-40% का कम स्पेंडिंग होता था और वहाँ से इनकी फिजिकल डेफिसिट आपको मैनेज हो जाती थी। इस बार फॉर्चुनेटली जो बजट आई तो वहाँ पर स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया। सिर्फ 2% का कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी थी। हालांकि ऑलमोस्ट 10,95,000 करोड़ के आसपास इन्होंने खर्चा किया। 11,21,000 करोड़ का आवंटन था उसके सामने। ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में जरूर कमी रही थी। इस बार शॉर्टफॉल काफ़ी बड़ा था। मुझे लगता है जिस तरीके से अब ये प्रगति कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो इस बार वहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। डिफेंस का काफ़ी अच्छा था। 14% के आसपास इन्होंने एलोकेशन के ऊपर जाके खर्चा किया। रेलवे का जितना एलोकेशन था उतना पूरा इन्होंने खर्चा किया और पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छा इन्होंने खर्चा किया। तो उससे यही मुझे जो पॉजिटिविटी काफ़ी बन गई थी कि यार एक्सपेंडिचर जो कर रही है गवर्नमेंट, अब सामने से एक्सपेंडिचर करी, जितना बोल रहे हैं उतना कर रही है। तो ये इस बार के जो आने वाले समय में जो आपके नंबर्स होते हैं वहाँ इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। रही बात एसटीटी की, तो एसटीटी संदीप भी ऐसा है कि जब से ये लगा था और फिर बढ़ा था और जिस कारण से लगा था, बाद में वो कारण भी इन्होंने हटा दिया और इसको मेंटेन रखे, तो मुझे लगा था ये 1 या 2 दिन का फिनोमिना रहेगा। जिनको ट्रेडिंग करना वो ट्रेडिंग करते ही हैं। हाँ, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स जो होती हैं, एचएफटी टाइप की एल्गोरिथम बेस्ड, एआई बेस्ड ट्रेड्स जो एफआईज बड़े वॉल्यूम में करते हैं, वो शायद थोड़ा सा हट जाएगा। तो वो उससे एक्सचेंज को, लार्ज ब्रोकर्स को उससे नुकसान हो सकता है। बट मेरा रीडिंग ये तो अच्छा है कि आप जो एक मैनिपुलेट कर पा रहे थे सिस्टम के थ्रू मार्केट को,
वो रुकेगा तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर है जो स्टडी करके एनालिसिस करके चार्ट पैटर्न स्टडी करके करने आता था ट्रेड, तो शायद उसका भला ही हो जाए इस तरीके से। ये तो डेटा बताएगा आने वाले समय में कि भला हुआ या नहीं हुआ है। बट मैंने मतलब मंडे मॉर्निंग को एक टीवी चैनल पे टीवी चैनल पे सोच यही बोला था कि आज आप मार्केट बाई करना जहाँ भी खुले। मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन ही बंद अच्छे तरीके से 260 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुई थी, और बाद में फिर चमत्कार किया ट्रम्प साहब ने तो मार्केट में अच्छी उछाल मिली। बट मोर संदीप जी, अगर आप स्ट्रक्चरली देखिए तो मैक्रो टेलविंड जिसको हम लोग बोलते हैं, हर फैक्टर अब आपके काम में आ गया। बजट से एक साल पहले उन्होंने डायरेक्ट टैक्स दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया, आरबीआई ने आपको इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है, तेल के प्राइसेस बढ़े नहीं हैं। तो ये सारे कंज्यूमर सरप्लस, और इस बार टैक्स को लेके इंडिविजुअल आम आदमी के लिए कोई फर्क है नहीं, तो ये प्ले आउट होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको कंजम्पशन इकोनॉमी, बट कंजम्पशन से लोग हमेशा मिस्टेक कर लेते हैं एफएमसीजी ये सबको लेकर के। तो वहां पर क्या कंजम्पशन बढ़ेगा उसको ध्यान देने ज़्यादा जरूरी है, रादर देन ओवरऑल एज अ ब्लैंकेट बाई करने के लिए। सो गुड बजट एंड और संदीप देखिए, एक बात मैं और यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। हमेशा हम लोग क्या कहते हैं ना कि बजट में, जैसे इस बार नॉन इवेंट था फॉर एग्जांपल, उससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, भाई स्टेटस को मेंटेन रखो, शांति बनाए रखो, जो पॉलिसी आपने बनाई है उसी पॉलिसी पर टिके रहो, अनलेस कुछ ऐसा इवेंट हो जाए इंटरनेशनल या जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जिसके कारण आपको वो जो पॉलिसी उसमें ट्विकिंग करनी पड़ी, चेंज करने पड़े। इस बार चेंज नहीं किया। आज देखिए आरबीआई की पॉलिसी भी आई, वहां भी कोई चेंजेस नहीं हुए। ये तो अच्छी बात है ना, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आप आपको बिजनेस करने में आप जो इस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बैठाया था, उस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, आप स्ट्रेटेजी में बने रहे और आगे बढ़ते रहे बिजनेस में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस ना होना अच्छी बात है, रादर देन एक चिंता की बात। चलिए, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन रहे, एक स्थिरता वाला बजट था, इसलिए आपने इस बजट को पसंद किया है। लेकिन सर दूसरी चीज़, अब हम क्रम वाइज अगर चल रहे हैं पूरे हफ्ते का, अगर हम इवेंट्स की बात करें तो दूसरा इवेंट जो 2 तारीख को हुआ वो था भारत यूएस ट्रेड डील। आपके हिसाब से सर ये ट्रेड डील कैसी है? क्योंकि एक समय तो ऐसा था, शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन आ ही नहीं रहा था। कब कितना हमने इंतज़ार किया इस डील के लिए। तो जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे या जिस वजह से ये डील अटकी हुई थी, उसके हिसाब से अभी तक जो भी डेटा हमारे सामने आया, अभी ऑफिशियल साइनिंग होना बाकी है, इस डील की कॉन्टूर्स या डिटेल्स आने अभी बाकी हैं। आपके हिसाब से सर ये भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है या अमेरिका के लिए, अभी तक जो हमारे सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से? देखिए, फिर भी मैं संदीप जी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइन प्रिंट के लिए वेट करें, तब ये ज़्यादा वहाँ पर क्लैरिटी आएगी इसमें। लेकिन एक बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक साल पहले चले जाए आप, जनवरी के महीने में जब मिस्टर ट्रम्प ने ऑफिस अज्यूम किया था, उस वक्त 2 या 3% ब्लेंडेड आपका टैक्स लगता था इंडियन इम्पोर्ट्स यूएस में। और हम लोग उस वक्त जब कॉर्पोरेट से मिलते थे, क्योंकि ट्रम्प साहब तो हल्ला करना चालू कर रखे थे कि हम भैया टैक्स लगाने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं, तो सबका ये मानना था कि उस वक्त 15% हम लोग को लग रहा था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का हम लोग सबसे पहले डील करेंगे, और 15% के आसपास ये डील डन होना चाहिए। तो वो भी भारी गिर रहा था। जितने भी कंपनियों जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उनके हिसाब से उनके ऑपरेटिंग मार्जिन ही बहुत होगी, 15 या 17% हुआ करती थी। तो डेट वाज अ डिफिकल्ट कि नेगोशिएट करेंगे इसमें कितना पास ऑन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस पर फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करेगी। अभी 18% मान लें, तो 18% तो 15 से ऊपर ही है, जी 3% बढ़ के आया है। तो यहाँ पर फिर कैसे नेगोशिएट करते हैं। एक अच्छी बात ये रही कि 8-9 महीने में बहुत हद तक, क्योंकि वॉल्यूम में Q3 के जितने भी अर्निंग्स आए हैं वहां पे ही देख के लगा है कि जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां थी, उन्होंने एक्सपोर्ट तो किया है, रेवेन्यू तो उनका गया है, जी और कहीं ना कहीं आपस में एडजस्टमेंट करके इन्होंने मैनेज इस तक अभी तक तो हो रखा है। तो उस लिहाज से बेटर लगता है। बट मोर और लेस यूएस पे आप बोलते हैं शायद 0% टैक्स लगाएंगे, तो फेवर तो मुझे यूएस का लग रहा है, क्योंकि वहां से बहुत से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डेयरी हो या कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो, वो इंडिया में आएंगे। तो मुझे ये देखना, वो एक फाइन प्रिंट आए तो क्लियरिटी दिखेगी। बट मोर और लेस चलिए, कुछ तो सेटल हुआ। 50 से 18 बेटर है। अभी तो वैसे ही देखने लगे हैं कि आप ज्यादा बढ़ा के फिर कम करो तो कम बढ़ा हुआ भी बेटर लगने लगता है। हाँ, बात वही है कि ज़्यादा नेगेटिव था वो कम नेगेटिव रह गया, तो उससे पॉजिटिविटी बन गई कि उतने ख़राब नहीं है, उतने गिरे पड़े नहीं है, उतने दबे हुए नहीं है जितना पहले थे। लेकिन हाँ, ये बात तो मैंने भी कई बार हाईलाइट की है कि आपके लिए 18%, 50% या 25% से कंपेयर करें तो कम लगता है, लेकिन आप कहाँ ऑलमोस्ट नॉन ज़ीरो के आसपास थे, या फिर आपका 15% का एक्सपेक्टेशन भी देखें तो उसके भी ऊपर है। लेकिन फिर भी ये डील हो ही गई,
अनिश्चितता खत्म हो गई या फिर फाइनली हमने एक डील साइन कर ली है, मतलब सहमति बन गई है, साइन होना अभी बाकी है? और सर जहाँ तक साइन होने की बात है, सहमति बनी है, अभी इस पे डिटेल में चर्चा होगी, एक बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, उसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा, अभी तो जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आई है। आपके हिसाब से सर जो कहा सुना गया है अभी तक, क्या कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं, कोई बड़े चेंजेस भी एक्सपेक्टेड हैं इस डील में? लगता नहीं है संदीप जी, बिकॉज इतना जो डिले हुआ इसमें सेंसिटिविटी बहुत हाई थी। और सबसे बड़ा चेंज जहां पर आके ये पूरा का पूरा डील रुक रहा था वो था एग्रीकल्चर को लेकर के। शायद मेज का इंपोर्ट इंडिया में और कुछ डेयरी एंड फार्मिंग के प्रोडक्ट को लेके ही प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी सब सॉर्टेड आउट था। और अभी भी एग्री वेस्ट कंट्री है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करते हैं। और पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव ये क्षेत्र है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ करेगी जहां पर वो अपने ही मतलब वोट बैंक के साथ प्रॉब्लम में आ जाए। और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में, बिकॉज अभी भी हम लोग उतने सेल्फ रिलायंट हुए नहीं है। सो मुझे लगता है कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा। और ये एक एक ही मतलब जिस दिन अनाउंसमेंट आएगा उस दिन सारा नहीं हो रहा है, ये भी सारे ट्रेंचेस में आ रहे हैं कि ये क्लॉट में अभी इतने आपको ये लोग नोटिफाई करेंगे कि ये सेस पे इतने इतने परसेंट पे हो रहा है। फिर सेकंड ट्रैच में दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन तो चलिए ठीक है, बट ये रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं या प्रोस्पेक्टिव करते हैं, किस डेट से 18% को इफेक्टिव करते हैं, वो भी काफी क्रिटिकल रहेगा। हालांकि ट्रम्प साहब ने ये बोला था कि तुरंत प्रभाव से ये एक्टिव हो जाएंगे, खैर ये देखना होगा। लेकिन सर इस डील में एक एग्री और डेयरी की जैसे आपने बातचीत करी, एक और जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि हम जो रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, तो क्या भारत को सर एक्चुअली ये जो रशिया वाला तेल है वो खरीदना बंद करना होगा, जैसा कि अमेरिका कह रहा है या फिर दबाव डाल रहा है? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि ये डील ही इस बेसिस पे हुआ है कि इंडिया रशिया से कहेगा नहीं। ये कहीं भी बात है, रिटर्न डॉक्यूमेंट तो अभी तक आया नहीं है। अब ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है, अब ये देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। अभी भी कुछ सरकारी रिफाइनर्स हैं, हालांकि क्वांटिटी कम हो गई है, बट रशिया से बाइंग तो वहाँ पर हो ही रही है तेल की। काफ़ी सेंसिटिव। और देखिए ट्रम्प का तो प्रॉब्लम ये है कि आज आप साइन भी कर दें, वो 2 हफ्ते बाद उठ के बोल सकते हैं कि मैं खारिज कर रहा हूँ, 50% वापस लगाऊंगा। तो कोई भरोसा नहीं उनका। जी ये कितना मतलब रहेगा, कितना स्टेबल रहेगा, इस पे तो कुछ अटकलें लगा ही नहीं सकते हम लोग। नहीं, एक एक बात सर ये बोली जा रही है कि ये जो रशिया वाले तेल की बात है या फिर हमारे लिए डिस्काउंटेड था, ये सस्ता था, अब इसको शायद वो वेनेजुला वाले तेल से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर इफ एट ऑल ऐसा हो गया जैसा क्लेम किया जा रहा है ट्रम्प साहब की ओर से या अमेरिका की ओर से, तो भारत और रूस के जो रिश्ते हैं सर उसमें कोई खटास, कोई अनबन तो नहीं हो जाएगी? हो सकती है। मैंने एक वैसे ही सोर्सेस के थ्रू से एक अपडेट आया था जहां पर क्रेमलिन ने ये कहा था कि अभी तक कोई इंडिया से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि वो हम लोग से तेल नहीं खरीदने वाले हैं। बट पुतिन साहब जब आए थे तो बहुत सारे अदर एरियाज हैं जहाँ आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के साथ में बिजनेस करने का, कारोबार करने की बात हुई थी। तो मे बी अगर कंपनसेटरी ये कुछ वहाँ पर ओवरऑल डील में इन लोगों ने पहले से तय कर रखा और उसके बाद ये आपका ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आ रहा है। सो पॉसिबल है, देयर आर मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ पर चल सकता है। जहाँ तक वेनेजुएलन ऑयल की सवाल है तो इंडियन के रिफाइनर्स आर वेल इक्विप्ड, जो हाई विस्कोसिटी वाले जो मोटा जाड़ा तेल होता है वहाँ पर आपको जीआरएम्स बहुत अच्छे मिलते हैं। रिलायंस के सबसे बड़े अच्छा 24-25 जीआरएम्स का कारण ही ये है कि सबसे जो मट्टी वाला तेल होता है उसको भी रिफाइन करके बेच पाते हैं। तो और कहा भी ये जा रहा है कि शायद $5-7 वो सस्ता करके देंगे तो ऑलमोस्ट एट पार रहेगा। तो आई थिंक कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रिफाइनर्स को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, इनके जीआरएम्स उतनी इंटैक्ट रहेंगे, उसी सस्ते भाव पे इनको तेल मिल जाएगा चाहे वेनेजुला से सप्लाई करना हो। बट पॉलिटिकली जहां तक आप जो पूछ रहे संदीप जी, मुझे लगता है ये ऑलरेडी आपस में ये सब सोच विचार करने के बाद ही ये लोग इस पर आए होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस डील में ना मैं क्यों पूछ रहा हूँ सर आपसे ये, इस डील में ना सर $500 बिलियन की खरीद का भी जिक्र किया गया है, जिसमें प्रेडोमिनेटली शायद एनर्जी होगा और शायद कुछ एयरक्राफ्ट पार्ट्स होंगे या एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। क्या इससे भारत पर खर्च का बोझ नहीं बढ़ेगा, आपको लगता है? क्या भारत झुक गया है अमेरिका के आगे, जैसा वाइडली एक्सपेक्टेड भी है या बोला भी जा रहा है या फिर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? हमारी कोई मजबूरी थी या जिस वजह से ही हमने ऐसा किया है, या फिर आपको लगता है कि ये विन विन डील है दोनों देशों के लिए?
देखिए, जो प्रेजेंट अपना ट्रेड रेशियो है यूएस के साथ, तो 10:2 का है। अगर मान लीजिए हम लोग 10 रुपए का वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, तो 2 रुपए का ही इम्पोर्ट आता था, तो वहाँ पे। और मुझे लगता है ये मैथमेटिक्स के अंदर ही होगा, और ये जो 500 बिलियन एक साल में खर्च करना नहीं है, शायद ये 5 या 10 साल के अवधि में ये पर एनम का लोकेशन है। और हम लोग जहाँ तक मिलिट्री इक्विपमेंट एंड हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की बात है, वो तो वैसे भी बाहर से खरीदते हैं। अभी शायद फ्रांस से खरीदते हैं, या जर्मनी से खरीदते हैं, यूरोप से खरीदते हैं। वो हो सकता है वो वहां से हट करके आपको थोड़ा बहुत एलोकेशन यूएस को चला जाएगा, जहां से हम लोग नहीं खरीद रहे थे। सो फाइटर प्लेन से भी रफाल की बात हो रही, और एक बड़ा ऑलमोस्ट 3 लाख 3.25 लाख करोड़ का डील होने वाला, साइन करेंगे ये लोग और खरीदने के लिए। तो उसमें हो सकता है कुछ एलोकेशन उधर चला जाए। सो ये तो बिजनेस है, जहां से बेटर आपको मिलेगा प्राइसिंग, वहां से आप लेंगे। इसमें ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि इसी कंट्री से करेंगे, और ये एक टारगेटेड है। ये भी आई डोंट थिंक कि वहां पर कोई ऐसा साइनिंग होगा कि इतना आपको करना ही पड़ेगा तब होगा। और संदीप जी देखिए, ये अगर 10 साल की बात है, तो ट्रम्प साहब तो मैक्सिमम 3 साल ही रहेंगे। उसके बाद फिर क्या चेंज हो जाएगा, कहाँ फिर नई क्या रणनीति बनेगी। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसको किया होगा इन्होंने, इंडिया ने इस पे। और वो ठीक है, अभी घबराने की बात नहीं है कि हम लोग इस हर साल ये करते ही रहेंगे। एंड बिजनेस में साथ चलता रहता है। अच्छा, सर इस बीच ना ये भी बातचीत चल रही थी कि इंडिया ईयू जो एफटीए हुआ था ना, उसके प्रेशर की वजह से शायद ट्रम्प साहब ने इतनी जल्दी ये डील करने का अनाउंसमेंट किया है। खैर मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन दोनों डील्स के अगर हम कॉन्टूर्स की बात करें, तो क्या आपके हिसाब से इंडिया ईयू एफटीए हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, या फिर जो यूएस वाली डील हुई है वो? देखिए, यू के साथ क्या है कि एक तो अभी 1 साल उसमें टाइम लगेगा, वहाँ पे बहुत सारे जगह लेजिस्लेशन पास होने हैं। और दूसरा है कि वो लोग काफ़ी सेंसिटिव कंट्री हैं। यूरोपियन यूनियन में आपको पोल्यूशन को लेके, ह्यूमन एंड सीएसआर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा उनका ऑडिट चलता रहता है। और थोड़ा भी ऊपर नीचे कहीं हुआ तो डील कैंसिलेशन इमीडिएट कर देते हैं, वो रहने नहीं देते हैं वहाँ पे। तो डूइंग बिजनेस विद एनी यूरोपियन कंट्री फार मोर डिफिकल्ट है डूइंग बिजनेस विद इमर्जिंग मार्केट, अफ्रीकन मार्केट, या फॉर यूएस। वहाँ पर उतना ज़्यादा वो लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल को लेके, ऑडिट सर्टिफिकेट्स, ग्रीन एनर्जी, कार्बन क्रेडिट को लेके ज़्यादा वो लोग कंसर्न रहते नहीं है। सो मुझे लगता है कि डील सही तो हो जाएगी, बट हमारे यहाँ जितनी कंपनियां हैं, वो यू के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपको कार्बन क्रेडिट और कार्बन इमिशन नॉर्म्स को लेकर के, वहां तक बहुत कम कंपनियां इंडिया में जो किसका फायदा उठा पाएंगे। सो मोटा मोटी, अब देखिए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये तो पूरा ग्लोबल ट्रेड का ही रीसेटिंग हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ तो हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसा बिजनेस चल रहा था इंडिया का चलता ही रहेगा। बट एक ही चीज़ जो एज ए इंडियन हम लोग चाहेंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़े ज़्यादा, जितना ज़्यादा बढ़ा सके, कैपेबिलिटी लाए। इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है अपने यहाँ। आज भी अगर आप इसी के अंदर बैठते हैं, तो उसमें जो कंप्रेसर लगता है वो भी इंडिजीनियस नहीं होता, वो भी बाहर से लाना पड़ता है। एनी मशीनरी क्रिटिकल कंपोनेंट आप देख लें, आपके चाहे लैपटॉप पे लगा हो, आपके मोबाइल फोन पे हो, जिस टेक्नोलॉजी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसमें हो, ये सब अभी भी इसका बनता ये बाहर में ही है। इनकी जो आईपी है उनके पास ही है। तो हम लोग को उस क्षेत्र में प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी के मद्देनजर रखते हुए सारे अभी नए पॉलिसीज बना रहे हैं, जहां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक अहम बात होती है। जब आप विदेशों से किसी भी, चाहे एयरक्राफ्ट खरीदे या कोई भी हेवी इंजीनियरिंग टूल खरीदे हैं, तो वहां पर ये करार किया जाता है। और 65% ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स वो इंडिया में बननी चाहिए। तो आई थिंक ऐसा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। समय लगेगा, 8-10 साल पक्का लगेगा, जब हम लोग एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएंगे। बट वो इनिशिएटिव ले लिया गया है, और सारे करार उस हिसाब से हो रहे हैं। तो ज़्यादा इसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना एक्स्ट्रा होगा, कितना वैल्यू आएगा, वो आई थिंक अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है उसको गेस करना। ठीक है, ओके। सर ये जो दोनों डील्स हुई हैं, उनका किन सेक्टर्स पर, किन शेयरों पर आप समझते हैं कि ज़्यादा असर हो सकता है? एक्सपोर्ट्स तो है ही है, एक्सपोर्ट्स वाले शेयर तो जिनके ऊपर ज़्यादा असर आएगा, और भी कोई सेक्टर्स? देखिए, इंडियन अगर सेक्टर्स के हिसाब से बात करें, तो जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, आपके केमिकल स्पेस में, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑटो कंपोनेंट्स के जितना भी सप्लायर्स इंडिया से बहुत बड़ा काम करते हैं, और अब ईएमएस में धीरे इंडिया काफ़ी, पहले सिर्फ असेंबली का काम किया करते थे, पीसीबी सबका, वहाँ पर भी
मदरबोर्ड अगर बनाना चालू कर दे तो वहाँ सेमी कंडक्टर के ऑलरेडी प्लांट्स लग रहे हैं। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एज अ पूरा होल ब्रैकेट आप इंडिया काफ़ी अच्छा एडवांटेज रहेगा एक्सपोर्ट्स को लेकर के भी। हो सकता है आप यूरोप को सप्लाई नहीं करें, बट टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आप मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में कहीं सप्लाई कर सकते हैं। तो एक बड़ा दौर उधर खुलेगा। तो ये चार पांच ब्रॉड सेक्टर्स हैं। फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी डीप इंटरेस्ट है और आईटी सर्विसेज ऑलरेडी फैला हुआ है। तो यही है। बाकी तो हम लोग के पास मतलब मिनरल्स की कमी है, तो मेटल एंड माइनिंग को लेकर तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इस डील के या फिर यूएस के साथ जो डील हुई ना, उसके मायने ये हुई या फिर उसका इम्पैक्ट इस तरह से आया कि एफआईएस ने उसके अगले दिन ही 5,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी कर ली। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद एफआईआई इसी डील के इंतजार में थे, जिस तरह से उन्होंने बिकवाली की है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो क्या मान के चलें कि सर एफआईआई की वापसी भारतीय बाजारों में हो गई है, या फिर आपको लगता है कि कहना जल्दबाजी होगा? और सेम इज़ द केस विद रुपया। रुपया जिस तरह से कमज़ोर हो रहा था, ये डील जैसे ही हुई उसके बाद एफआईआई की वापसी हुई और रुपया भी मजबूत होने लगा। तो देखिए संदीप जी, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कह रहे हैं कि एफआई आ रहे हैं। एफआई पहली बात है कि उनके लिए तो पूरा दुनिया खुला हुआ है कि कहीं भी वो निवेश कर सकते हैं जहां अपॉर्चुनिटी मिली। और पिछले एक साल से कंसिस्टेंट उन्होंने इंडिया को सेल किया है। अभी जाकर के एक दिन का जरूर एक हॉट मनी का जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जरूर हो सकता है उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, बट नेक्स्ट डे का जो डेटा है उतना इंकरेजिंग डेटा नहीं था एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे एफआई का लैंडिंग कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक तो आपका 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है। अगर आप आ रहे हैं कम से कम एक साल तो आप निवेशित रहेंगे, नहीं तो फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। प्लस करेंसी डेप्रिसिएशन जो पिछले 2-3 साल में इन्होंने काफ़ी संभाल के रखा था वापस से आ गया है। तो 3-3.25% का आप उधर कर लो तो 15-16% यहाँ पर हुआ, और 1.5-2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है। तो कुल मिला के 18 से 20% के ऊपर अगर वो निवेश करते हुए और स्टॉक प्राइस उसके ऊपर जाता है तब उनकी प्रॉफिट चालू होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। इस कारण से ये सेलिंग चली थी। और पिछले 3 साल में जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट हुआ था उनका काफ़ी प्रॉफिट पड़े हुए थे। काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ से निकल के आपको चाइना में लगा, साउथ कोरिया में लगा है, ताइवान थाईलैंड जैसी कंपनियां कंट्रीज में लगी है। वहाँ पर भी अब वो प्रॉफिट धीरे धीरे बुक कर रहे हैं। जो लास्ट डेटा मैंने दिखा था कि थोड़ी बहुत वहाँ पर भी इनके प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब वो पैसा वापस घूम के इंडिया आता है नहीं आता है उसके लिए तो रुकना पड़ेगा। हाँ, अगर ये करेंसी 90 के नीचे यहाँ से स्टेबलाइज हो जाए तो डेफिनेटली अगर 2-3 महीने भी स्टेबलाइज इधर दिखा, और जिस तरह से हमने देखा कि फिजिकल डेफिसिट में बढ़ा नहीं था, और जो नेट डेट है बोरिंग गवर्नमेंट का वो बजट में आप देखें तो उसमें सिर्फ 20,000 करोड़ का एडिशन था। अदरवाइज ग्रॉस बोरिंग को देख के लोग थोड़े से घबरा रहे थे, बट नेट डेट पे सरकार कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये करेंसी इज द की फैक्टर एफआई के अब आने या नहीं आने में। अगर स्टेबल हो गया तो डेफिनेटली वो आएंगे, बिकॉज अर्निंग्स जो FY 27 की है वो पक्का सरप्राइज करेगी सबको। ठीक है। अर्निंग्स काफ़ी हद तक डिसाइड करेंगे कि एफआईआई की वापसी भारतीय बाजारों में हो गई है या फिर नहीं हुई है। मैं अर्निंग्स की बात आपके साथ करता हूं, लेकिन सर ये दोनों डील्स जो हुई हैं उसके बाद क्या मान के चलें कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने का मौका दोबारा आ गया है, या ये भी कहना जल्दबाजी होगी? नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप में 100% पैसा लगाने का समय आ रखा है। बिकॉज अगर आप कंपनी स्पेसिफिक चले तो बहुत सारी ऐसी कंपनी स्पेस में जिनका नतीजा काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के साथ आए हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एग्रीगेट्स करते हैं, जो भी जितना भी उन्होंने रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पैट किया उसको सिर्फ ऐड अप करते हैं सेक्टर अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। तो निफ्टी 50 के बाहर अभी तक हम लोग ने 400 कंपनी जिन्होंने नतीजे दिए, वो हम लोग की सिलेक्शन है, एज अ होल नहीं लिया हुआ, जो हमारी सिलेक्टेड बास्केट में है उनको एडअप किया। तो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है अर्निंग्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में, आफ्टर लेबर कॉस्ट एडजस्टमेंट और सारी चीज़ों को लेकर के। और अराउंड 10-12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ है। तो वहाँ पर अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट उसके बाद भी स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इरिडा है। आप इरिडा आप देखिए पिछले 3 क्वार्टर से 30-35% के आसपास ग्रोथ देता, हर पैरामीटर्स पे ग्रीन टिक है। बट रिजल्ट के बाद के प्राइस से भी आज का स्टॉक प्राइस लोएस्ट 52 वीक लो के आसपास है, वो चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे एंड वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। तो आई मीन ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। लिस्ट में बहुत आई थिंक वहां पे इंटरेस्ट लोगों का आएगा, बट ये तभी होगा जब एफआई की तरफ से स्टेबिलिटी आती है। तो मतलब अर्निंग्स से आपको अच्छा सेंस मिल रहा है अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं, और ये क्या वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए अब पहले वैल्यूएशन से फ्लॉप था, बट अभी मुझे लगता है कि मोर और लेस 80% ऑफ द बास्केट में फ्लॉप निकल चुका है।
न्यू एज कंपनीज में अभी भी है। आई मीन इटरनल इतना करेक्ट होने के बाद भी मुझे महंगा लगता है, मुझे कोई जस्टिफिकेशन दिखता नहीं है आने वाले 5-7 साल के इटरनल स्विगी से कंपनी को लेके बैठो या लेंसकार्ट को फॉर एग्जांपल में लेके बैठो। हम्म। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आएंगे जो समय से चल रही है, वहां पर चेरी पिकिंग का समय तो पक्का आ गया है। ठीक है, तो चेरी पिकिंग का समय आ गया आपके हिसाब से। तो सर, चेरी पिकिंग की जहाँ तक बात है, तो क्या उस चेरी पिकिंग में आईटी सेट होता है? जिस तरह की गिरावट हमने इस हफ्ते देखी है आईटी सेक्टर में, एक ही दिन में मार्च 2020 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। ऑल क्रेडिट गोज टू एआई टूल जो लॉन्च हुआ था इस हफ्ते में। तो आईटी उस चेरी पिकिंग में सेट होता है सर, उस लिस्ट में? देखिए संदीप जी, आईटी नहीं सेट होता है वहाँ पर, आपको काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है। और मैं ज़्यादा इस पर आई मीन डिबेट हमेशा कर सकते हैं, बट एक कंपनी 4 साल पहले बनती है एंथ्रोपिक जैसी, हम्म। 2021 में, और एक ही रात में 4 साल के अंदर पूरी दुनिया को खिला देती है। इंडियन आईटी कंपनी तो आप छोड़ दो, यूएस में जो सेलिंग हो रही 3 दिन से सब आईटी कंपनीज में, उनको भी उन्होंने हिला रखा है। और उनके अंदर दम है। देखिए इस तरह की सेलिंग ऐसी हवा में नहीं होती है, अनलेस आपके पास प्रोडक्ट है जो एग्जीक्यूटेबल हो, तभी लोगों को डर लगता हो, तभी वहाँ पर सेलिंग आता है। हम्म। तो हम लोग उसमें तो जरूर थोड़े पीछे रह गए हैं। और मेरी तो आई मीन मैं इंडियन जितनी भी मैनेजमेंट के सब मैनेजमेंट आके बोलने की सही नहीं है, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल थिंग्स, आपको कंपनी समझना पड़ता है। मेरा ये कहना है ये सब काम एआई भी कर सकता है, कंपनी समझने का भी। डेटा आप भी डेटा से समझते हैं, वो भी डेटा से ही समझता है, ये सब हो सकती है, डेटा में कैप्चर किया जा सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना ही उसलिए है। प्रॉब्लम ये है कि अब से यहाँ से आईटी कंपनी का जो भी अर्निंग्स रेवेन्यू था, जी। उस पर ग्रोथ लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी इनको सिर्फ सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा करेंसी डेप्रिसिएशन को देख लें, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो सिर्फ करेंसी डेप्रिसिएशन के टेलविंड पर ही आईएनआर में प्रॉफिट दे पाती है। अच्छा। अगर उसको आप हटा दें तो 1.5-2% भी कुछ चुनिंदा कंपनी प्रॉफिट दे पाएगी, बाकी सब लॉस में आ जाएंगे। सो प्रॉब्लम तो है। अभी देखिए पहले तो ग्रोथ की बात हो रही थी, ग्रोथ प्रॉब्लम था, वैल्यूएशन महंगा लग रहा था। अब तो मुझे लगता है कि सेम लेवल आने वाले 6 महीने में, सेम उसके बाद का जो टाइम, इमीडिएट तो होगा नहीं, इसमें 6-8-9 महीने तो लगेंगे। बट उसके बाद टॉप विल बी के भी जो जितना ये डिलीवर कर रहे हैं उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चैलेंज रहेगा 100%। ठीक है। एक सवाल और इम्पॉर्टेंट है सर, सेक्टर्स के अलावा एक नया एसेट क्लास, मतलब एसेट क्लास तो पहले से ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब इसकी बातचीत या फिर इसकी पोर्टफोलियो में होने की जो एक चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं बात कर रहा हूँ सर सोने चांदी की। आपने देखा ही है सर किस तरह से प्राइजेस मूव किए हैं, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी हुआ है। तो ये जो हाल की गिरावट हुई है सर सोने और चांदी दोनों में, चांदी में ज़्यादा राउट बनता हुआ दिखा है, तो क्या मान के चलें सर चांदी में या फिर चांदी के ईटीएफ्स या फिर फिजिकल फॉर्म में अच्छा मौका है दोबारा निवेश करने का? आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए? अगर हाँ, तो कितना हिस्सा होना चाहिए आपके हिसाब से? आउटलुक क्या है सर, और प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में इनका? देखिए सोना और चांदी को अलग अलग देखिए। जहां तक सोने का सवाल है, तो हर 10 साल में एक फेज आता है जब कुछ ना कुछ ग्लोबली अनसेटलिंग होता है, उसमें काफी बड़ा स्पाइक आता है, फिर वो थोड़ा करेक्शन करके कंसोलिडेट करता है, हल्का फुल्का चलता रहता है। बट जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर एलोकेशन तो होना चाहिए। और ट्रम्प साहब जब तक है तब तक तो इसमें तेजी बनी रहेगी। वो भले करेक्शन हो जाए 4 दिन के लिए, बट फिर वो कल को क्या करे, अभी ईरान पर अटैक कर दे, फिर आप देखोगे 15-20% उसमें उछाल आ गया। तो सोना आई मीन मेरे हिसाब से हर आदमी के पोर्टफोलियो में 5-7% के आसपास एलोकेशन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आप करते रहो कंटिन्यूस। डेट्स अ हेज अगेंस्ट करेंसी भी। कल को डॉलर हो सकता है करेंसी नहीं रही वर्ल्ड का, आफ्टर 5-6 साल नई कंट्रीज इमर्ज कर जाए, उनका कोई कॉमन करेंसी कर जाए, जैसे यूरो आया, तो डेट इज रिक्वायर्ड। चांदी के साथ एक दूसरा फैक्टर था कि इनका इंडस्ट्रियल यूज भी काफ़ी ज़्यादा है, और प्रोडक्शन में उस हिसाब से मैच नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले 2-3 साल के बाद वहाँ पर प्रोडक्शन सप्लाई शॉर्टेज भी हो सकता है, जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एंड अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, सब में चांदी लगती है, बिकॉज इट्स अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर और एल्यूमिनियम। सो इससे भी बेटर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली गोल्ड होता है, बट गोल्ड इतना महंगा है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप चांदी यूज करते हैं। तो वहां पर एक फंडामेंटल थीम भी है, रादर देन इन्वेस्टमेंट या ज्वेलरी कॉन्सेप्ट के अलावा। चांदी मुझे लगता है जिस तरह से गिरा है, अगर आप 8-10 साल भी के, बस यहाँ नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, तो 100% निवेश करना चाहिए। और चांदी में मेरा ये मानना है कि अगर आप 5 या 7% गोल्ड में डाल रहे हैं, तो 8 या 10% चांदी में डाल के रखें, बिकॉज इसके फ्यूचर विथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन डिमांड काफ़ी अच्छी लगती है। तो कुल मिला के 15 से 20% आपका बुलियन में रहना ही चाहिए लोकेशन।
15 से 20% बुलियन में आपका निवेश होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे सर, आपने आरबीआई की बात भी करी, पॉलिसी हमने देख ही ली, 2 बार से कुछ नहीं हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया, अर्निंग्स आपके सामने हैं, 2 डील्स हमारे सामने बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो आपने सर, हमने आईटी की बात करी, उसके अलावा और कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मौका है अभी सर? देखिए, एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो कि प्रॉक्सी ऑफ इकोनॉमी है, वहां पर क्लियर मौका है। इतना हेल्दी बैलेंस शीट मुझे 15 साल में कभी दिखा नहीं था बैंकों का, कि जिस तरह से एसेट क्वालिटी इनका है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी काफी स्टेबल लग रहे हैं, डिपॉजिट्स इनके स्टेबल है। और अब निम्स का भी वो झंझट खत्म हो गया कि निम्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा बिकॉज आरबीआई फिर रेट कट कर देगी तो क्या करेंगे। यहाँ से आने वाले 6 महीने और फिर मानसून तक अब आपको एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिलने वाला है, जहां आप जो भी रेट डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से मार्केट फ्लक्चुएशंस के बिना चलेगी। तो बैंकिंग स्पेस मुझे काफी अच्छा लगता है। ऑटोमोबाइल स्पेस में काफी बड़ा अच्छा अट्रैक्शन दिखा। नॉर्मल फियर था कि आफ्टर जीएसटी कट का यूफोरिया ये जैन में आके या दिसंबर आते थे ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, बट जनवरी के जो नंबर्स रोल आउट हुए वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा, तो मुझे लगता है उसमें बने रहने चाहिए। ऑटो इंसिलरी में भी काफी ट्रैक्शन लेगा। अब ट्रेड डील हो ही गया आपका, यूरोप यू के साथ भी हो रहा है एंड यूएस के साथ भी हो रहा है, तो वहां पर भी आपको ट्रैक्शन मिलने लगेगी। कमोडिटी प्राइस हाइक के कारण जो बढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, उसके कारण जो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर था, बट हम लोगों ने ये देखा है कि मैक्सिमम कंपनीज जो हैं उसको पास ऑन करने में सफल रही है। दैट अगेन इम्प्लाइज की पर कैपिटा जो स्पेंडेबिलिटी है, सरप्लस है, लोगों के पास बढ़ी है, तो वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। कमोडिटी दूसरा एक बास्केट होगा, तीसरा सेक्टर जहां पर मुझे लगता है निवेशित होना चाहिए। वोलाटाइल है, ब्रेवार्ट के लिए है, वो हिंदुस्तान जिंक चलता भी वैसे ही गिरता भी उस तरीके से है, बट हिंडाल्को हो गया जो कि नॉन फेरस स्पेस से हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनी, स्टील मेकिंग कंपनी है, और स्टील पैसे भी बढ़े नहीं है, वहां थोड़ा फॉर्म आएगा, वो सीमेंट। सो आई थिंक ये 3 4 5 सेक्टर हैं जो कि आपको नॉर्मल इकोनॉमी को सर्विस करते हैं, वहां पर अच्छी तेजी रहेगी। कैपिटल गुड्स लेके लोग बोलते हैं, बट मेरा ये मानना है कि वहां पर अभी भी गैप बहुत है, वैल्यूएशंस हाई है, सो कैपिटल गुड्स हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे सेक्टर स्टॉक्स की बात हुई है सर, कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? जी, डिस्क्लेमर आई थिंक मेल गया होगा। डिस्क्लेमर इतना ही है कि जितने भी स्टॉक्स का सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात की है, ये जरूर संभव है कि हम लोगों ने अपने क्लाइंटों को इस पर एडवाइस दी होगी और उनका उस पर निवेश हुआ। मेरा पर्सनल कोई निजी निवेश किसी कंपनी या सेक्टर्स में नहीं है। चलिए धर्मेश सर, आई थिंक एक दशक के बाद आपसे दोबारा स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। प्लेजर एज ऑलवेज टू हैव यू ऑन द शो। माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, नमस्कार।